गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखते हैं जैव उर्वरक को। जैव उर्वरक का ये जो चैप्टर है ना, इससे जितने प्रश्न आए हैं सबको भी देखेंगे। और ये जो उठाया गया है ये चैप्टर जो है ये घटना चक्र का है और लेटेस्ट है। तो शुरू करते हैं। जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर सूक्ष्म जीवों व जीवाणुओं से युक्त खाद है। इस खाद में मौजूद लाभकारी सूक्ष्म जीवाणु वायुमंडल में पहले से विद्यमान नाइट्रोजन को फसलों को उपलब्ध कराते हैं। ये मिट्टी में मौजूद अघुलनशील फास्फोरस को जल में घुलनशील बनाकर पौधों को उपलब्ध कराने का भी कार्य करते हैं। वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि जैव खाद के प्रयोग से 30 से 40 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर भूमि को प्राप्त हो जाती है। तथा उपज 10 से 20% तक बढ़ जाती है। फास्फोबैक्टीरिया तथा माइकोराइजा नामक जैव उर्वरक के प्रयोग से खेत में फास्फोरस की उपलब्धता में 20 से 30% की बढ़ोतरी होती है। जैविक खाद के प्रयोग से पर्यावरण सुरक्षित रहता है। इसमें फसलों में मृदाजन्य रोग नहीं होते तथा खेत में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या बढ़ती है। अध्ययन की सुविधा हेतु जैव उर्वरकों को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा जा सकता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक जैसे राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजियोस्पिरिलम, एसेटोबैक्टर, नील हरित शैवाल बीजीए तथा एजोला। फास्फोरस घुलाने वाले उर्वरक जैसे बेसिलस, स्यूडोमोनास, एस्परजिलस। कंपोस्टिंग एक्सेलरेटर जैसे सेलुलोलिटिक, ट्राइकोडर्मा, लिग्नोलिटिक यानी ह्यूमिकोला। पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले राइजोबैक्टीरिया, स्यूडोमोनास की प्रजाति। नील हरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया इजोला का सहचरी है। इसे साथ में मिलाने से अच्छी उर्वरकता प्राप्त होती है। नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी एक सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक शैवाल होते हैं, जबकि एजोला एक जलीय फर्न है जिसकी पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर पाई जाने वाली गुहिकाओं में रहने वाले साइनोबैक्टीरिया एनाबीना एजोली की मदद से यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उपज क्षमता की वृद्धि में सहायक होते हैं। दलहनी फसलों यथा चना, मटर, सेम एवं अरहर आदि की मूल ग्रंथिकाओं में विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। धान के खेत में प्रायः नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जिसकी पूर्ति हेतु मुख्यतः यूरिया, नील हरित शैवाल, एजोला आदि का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न फसलों में अलग अलग तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नत्रजन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। सोयाबीन राइजोबियम जैपोनिकम, तिनपतिया घास यानी क्लोवर राइजोबियम ट्राइफोली, लूसर्न राइजोबियम मेलिलोती, जलीय फर्न एनाबीना एजोली, गुर्नेरा मैक्रोफाइला, नास्टोक मस्कोरम। दुधारू पशुओं पर किए गए प्रयोगों से ज्ञात हुआ है कि जब इन पशुओं को उनके दैनिक आहार के साथ 1.5 से 2 किलोग्राम एजोला प्रतिदिन दिया जाता है तो दुग्ध उत्पादन में 15 से 20% वृद्धि दर्ज की जाती है। कंपोस्ट निर्माण के समय गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केंचुए व अन्य सूक्ष्म जीव जैसे कवक, जीवाणु आदि तेज करने में सहायक होते हैं, न कि धीमा करने में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न कोश। निम्नलिखित में से किन का उपयोग जैव उर्वरता के रूप में किया जाता है? तो देखिए एजोला का और नील हरित शैवाल का, ठीक है ना, एजोला का और नील हरित शैवाल का उपयोग जो है वो किया जाता है। इसमें जैव उर्वरकों यानी बायो फर्टिलाइजर को निम्नलिखित 4 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जैव उर्वरक राइजोबियम, एजोबैक्टर, एजियोस्पिरिल, एसेटोबैक्टर, नील हरित शैवाल, बीजीए और एजोला। अभी हमने जस्ट इससे पहले भी यही सेम चीज़ देखा है, लेकिन दोबारा पढ़ लेते हैं क्योंकि ये सब चीज़ बार बार पढ़ने से याद होगी। फास्फोरस घुलाने वाले जैव उर्वरक जैसे बैसिलस, स्यूडोमोनास, एस्परजिलस।
कंपोस्टिंग एक्सीलरेटर, सेलुलोटिक ट्राइकोडर्मा, लिग्नोलिटिक ह्यूमिकोला। पौधों में वृद्धि को प्रोत्साहित करने वाले राइजोबैक्टीरिया, स्यूडोमोनास की प्रजाति। इस प्रकार नील हरी शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी और एजोला जैव उर्वरक हैं, जबकि अल्फाल्फा एक प्रकार का फलीदार पौधा है। अल्फाल्फा क्या है? एक प्रकार का फलीदार पौधा है, ठीक है ना। एक प्रकार अल्फाल्फा क्या है? एक प्रकार का फलीदार पौधा। तो ये ऐसे ही छुपे हुए प्रश्न जो है ना कई बार देखने को मिलेंगे। निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? तो राइजोबियम, नील हरी शैवाल, एजोला, ये तीनों जो है ना जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल होते हैं। यानी राइजोबियम, नील हरी शैवाल और एजोला तीनों ही। निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए ये वाला जो है ना, फिलहाल इस वाले में बहुत सारा जो है पूछता। ये तो देखिए अल्फाल्फा एक फलीदार पौधा था, ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। इसके बाद नील हरित शैवाल तो यूज होता है, लेकिन सिर्फ केवल दो जैसा कुछ नहीं है। एजोला होता है लेकिन एक और दो जैसा कोई इसमें दिया हुआ नहीं है। इसलिए ये जो प्रश्न है ना, इस प्रश्न को मतलब समझिए जो छोड़ देना ही सबसे समझदारी है, क्योंकि सारा कुछ मिक्सिंग दे रखा है। तो स्टार लगा दिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है? देखिए ऊपर वाला जो प्रश्न है ना, ये वाला जो प्रश्न जिसको अभी हमने स्टार लगा के छोड़ा है, इसमें अगर ई ऑप्शन होता तो ई के थ्रू जाया जा सकता था, जो बीपीएससी देती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है? तो देखिए माइकोराइजा नहीं है। माइकोराइजा जो है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं करता है। नोस्टॉक, एनाबीना और एजोटोबैक्टर, ये तीनों ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो देखिए दालें, जितने दाल है ना सबके जड़ों के साथ जो है ये संयोजन करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु यानी दलहनी फसलों दालों की जड़ों के साथ सहजीवी संयोजन करते हैं। ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उसे अमोनिया में बदलते हैं, जो कि अमोनियम आयनों के रूप में नाइट्रीकरारक जीवाणुओं द्वारा ग्रहण कर नाइट्राइट एवं फिर नाइट्रेट आयनों में परिवर्तित कर दी जाती है, जिसे मृदा के माध्यम से पादप ग्रहण करते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? तो देखिए एजोला, ठीक है ना। एजोला क्या है? जैव उर्वरक का स्रोत है। एजोला को उसकी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता के चलते व्यापक रूप से जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए निम्न में से कौन एक जैव उर्वरक है? तो एजोला। एजोला क्या है? एक जैव उर्वरक है। पशुओं विशेषतः दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है, तो यह है एजोला। दुधारू पशुओं पर किए गए प्रयोगों से साबित हुआ है कि जब इन पशुओं को उनके दैनिक आहार के साथ 1.5 से 2 किलोग्राम एजोला प्रतिदिन दिया जाता है तो दुग्ध उत्पादन में 15 से 20% वृद्धि दर्ज की जाती है। निम्नांकित में कौन सुमेलित नहीं है? तो एजोटोबैक्टर यानी जीव कीटनाशी, ये नहीं है। एजोटोबैक्टर जैव कीटनाशी नहीं है, ये वाला सुमेल नहीं है। बाकी देखिए नील हरी शैवाल जैव उर्वरक है, क्रायोसोपा माहो नियंत्रक है और बायो 902 सरसों का कायक्लोन है। अब इसको व्याख्या को ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि बार बार पढ़ने से ही ये सब चीज़ें याद रह सकती है। एजिटोबैक्टर एक जीवाणु है। इसका महत्वपूर्ण कार्य नाइट्रोजन उपलब्धता के संदर्भ में है, क्योंकि यह मृदा में स्वतंत्र रूप से रहकर असहजीवी नाइट्रोजन यौगीकरण नॉन साइम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जिसके उपयोग पौधे एवं वृद्धि एवं विकास डेवलपमेंट के लिए करते हैं। ध्यातव्य है कि एजिटोबैक्टर जीवाणु यानी वायुवीय स्वतंत्र रूप से रहकर मुख्य नाइट्रोजन यौगीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं। निम्नलिखित किस फसल में नील हरी शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? देखिए गेहूं चना में तो मुझे नहीं लगता, लेकिन धान में होता है ये। देखिए यहाँ पे धान दिया हुआ है, ठीक है ना। तो धान के खेतों में जो है उसका उपयोग ज़्यादा किया जाता है। विभिन्न फसलों में जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर के रूप में सूक्ष्म जीवों जैसे एजिटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, राइजोबियम, नील हरित शैवाल और फास्फेट
सोलुबिलाइजिंग बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। ये सभी सूक्ष्म जीव विभिन्न प्रक्रियाओं तथा नाइट्रोजन निर्धारण, फास्फेट सोल्यूबिलाइजर एवं पौध वृद्धि तत्वों के उत्पादन द्वारा पौधों के वर्धन को प्रोत्साहित करते हैं। नीलहरित शैवाल का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में नत्रजन आपूर्ति हेतु मुख्यतः धान की फसल में किया जाता है। नीलहरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु किया जाता है, तो ये किया जाता है धान को निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। तो नीलहरित शैवाल के साथ मिलाने से जो है ना एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। नीलहरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया एजोला का सहचरी है और इसे साथ में मिलाने से अच्छी उर्वरकता प्राप्त होती है। नीलहरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी एक अति सूक्ष्म प्रोकैरियोटिक शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जबकि एजोला एक जलीय फर्न एक्वेटिक फर्न है जिसकी पत्तियों की पृष्ठीय सतह पर पाए जाने वाली गुहिकाओं में रहने वाले जीवाणु एनाबीना एजोली की मदद से यह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर उपज क्षमता की वृद्धि में सहायक होते हैं। एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचरी है। तो इसका सहचरी है नीलहरित शैवाल। एजोला एक जलीय फर्न है। जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह है एजोला। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो यह है साइनोबैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो देखिए ये है साइनोबैक्टीरिया। अभी 2 बार इसको रिपीट हुआ। ये फलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है। तो देखिए उर्वरकों की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा, नत्रजन अवरोधक के प्रयोग से, नत्रजन धीरे धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा। फसलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता यानी नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी NUE शॉर्ट में बोले तो में वृद्धि, उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग यानी स्प्लिट एप्लीकेशन, नत्रजन अवरोधक यानी नाइट्रोजन इनहिबिटर्स के उपयोग, नत्रजन धीरे छोड़ने यानी स्लो रिलीज वाले उर्वरकों के प्रयोग आदि के द्वारा की जा सकती है। सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है। तो देखिए यहीं पे दिख रहा है राइजोबियम जैपोनिकम। भाई दालों में यही तो मामला चलता है ना। तो सोयाबीन में कौन सा है? तो राइजोबियम जैपोनिकम। कुछ बैक्टीरिया एवं नीलहरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में अपचयित यानी रिड्यूस करने का कार्य करते हैं। इनमें से कुछ हरे पौधों के साथ सहयोगी अथवा सहजीवी के रूप में प्रयुक्त होते हैं। लेगुमाचोसे ग्रंथियां बैक्टीरिया यानी नड्यूल बैक्टीरिया राइजोबियम है जो झुंड विशेष में प्राप्त होते हैं। विभिन्न फसलों में अलग अलग तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो नत्रजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। सोयाबीन राइजोबियम जैपोनिकम, तिनपतिया घास राइजोबियम ट्राइफोली, लुसर्न राइजोबियम मेलिलोती, जलीय फर्न एनाबीना एजोली, गुडनेरा मैक्रोफाइला नोस्टोक मास्कोरम। खेती में बायोचर का क्या उपयोग है? तो बायोचर ऊर्ध्वाधर खेती यानी वर्टिकल फार्मिंग में वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल ये सही है, ठीक है। वर्टिकल फार्मिंग में उपयोग होता है। जब बायोचर वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। बिल्कुल ये भी ठीक है। जब बायोचर वृद्धिकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह उस वृद्धिकर माध्यम की जल धारण क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। तो ये तीनों ही सही है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1 2 3 ये वाला आ जाएगा। बायोचर उच्च कार्बन युक्त चारकोल का एक रूप है जो मृदा में प्रयुक्त होता है। इसे प्रायः कृषि अपशिष्ट यानी धान, गेहूं, ज्वार की भूसी, कुक्कुट अपशिष्ट इत्यादि के
पायरोलिसिस द्वारा तैयार किया जाता है। इसके प्रयोग से मृदा की उर्वरा शक्ति व जल धारण क्षमता तथा फसल उत्पादकता में वृद्धि होती है। बायोचर पर्यावरण अनुकूल पदार्थ होता है तथा मृदा से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में सहायक होता है। जब बायोचर वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकीकारी सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ावा देता है। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? देखिए, धान नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। चना, मटर और सेम जो है ना, ये तीनों जो है ये चना, सेम और मटर दलहन की फसलें मानिए इसमें, तो इसमें जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन अपने आप होता है। दलहनी फसलें यथा चना, मटर, सेम एवं अरहर आदि की मूल ग्रंथिकाओं में विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। धान के खेत में प्रायः नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जिसकी पूर्ति हेतु मुख्यतः यूरिया, नील हरी शैवाल, एजोला आदि का प्रयोग किया जाता है। देखिए 2,4-D है, 2,4-D है तो ये एक खरपतवारनाशी है। 2,4-D यानी 2,4 डाइक्लोरोफिनोक्सी एसिटिक एसिड ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है जिसका उपयोग खरपतवारनाशी यानी वीडिसाइड के रूप में फसलों में किया जाता है। ध्यातव्य है कि खरपतवार यानी वीड्स खेतों में फसलों के साथ अनावश्यक रूप में उगकर जल, प्रकाश, खनिज, लवण इत्यादि के लिए फसलों से प्रतियोगिता करने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप फसल की अच्छी वृद्धि नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है? गड्ढों के अपशिष्ट पदार्थों के निम्नीकरण प्रक्रिया को केंचुए धीमा कर देते हैं, ये सही नहीं है। अभी जस्ट देखा है हमने कि इसको तो फास्ट कर देते हैं। जो सही है उसको भी देख ले। हमारा उत्तर तो सी के साथ जाएगा, लेकिन हम लोग जो और भी चीज़ें हैं जो सही है उसको भी देख लेते हैं। इस जैव कंपोस्ट, ठीक है ना, कौन सा कथन कंपोस्ट? इसमें जैव निम्नीकरण कचरे का अपघटन गड्ढे में होता है, बिल्कुल ठीक है। अब तो लोग घरों में भी बनाते हैं इसको। इसमें कार्बनिक पदार्थों तथा पोषक तत्व अधिक मात्रा में होते हैं, बिल्कुल ये सही है। निम्नीकृत होने वाले पदार्थों में कृषि अपशिष्ट पदार्थ जैसे पशुओं का मल मूत्र, गोबर, सब्जियों के अपशिष्ट आदि होते हैं, बिल्कुल। गमलों के लिए भी लोग घरों में इसको बनाते हैं। देखिए, कंपोस्ट निर्माण के समय गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों के निम्नीकरण प्रक्रिया को केंचुए व अन्य सूक्ष्म जीव जैसे कवक, जीवाणु आदि तेज करने में सहायक होते हैं, न कि धीमा करने में। देखिए, इतना ही था। ये हमारा जैव उर्वरक का जो चैप्टर था वो इतना ही बड़ा था। इसी को 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए, 2-3 बार देख लीजिए। एक बार तो तुरंत 2 बार 3 बार देख लीजिए, तो सारे टर्म जो है ना वो आपको ध्यान में आने रह जाएंगे। फिर 1 आध सप्ताह बाद इसको रिवाइज करिएगा। कोई भी चैप्टर है ना उसको कम से कम I+3 रूल है, मतलब एक तो तुरंत रिवाइज करिए, पढ़िए तो तुरंत रिवाइज करिए। फिर 3 बार उसको जो है अलग अलग समय में, 1 सप्ताह बाद, 1 महीने बाद और एग्ज़ाम से पहले रिवाइज कर लीजिएगा। आप उसको भूलिएगा नहीं, ये कॉमन फार्मूला है। चलिए, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।